नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मनोज लांबा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएल एकेडमी भिवानी के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो लेक्चर में हम 1857 रिवोल्ट यानी 1857 की क्रांति के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य ने 1857 की क्रांति के स्थान पर पाइका विद्रोह को पहले राष्ट्रीय संग्राम का दर्जा देने की सिफारिश की। तो आप ये ध्यान रखें कि पाइका विद्रोह ओडिशा में हुआ था और ये हुआ था 1817 में, 1817 में। तो ओडिशा की सरकार ने इसके 200 वर्ष पूर्ण होने पर यानी 2017 में भारत सरकार से एक सिफारिश की थी कि 1857 की क्रांति के स्थान पर इस पाइका विद्रोह को पहले राष्ट्रीय संग्राम का दर्जा दिया जाए। लेकिन अभी 2021 में केंद्र की सरकार ने ओडिशा की सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और उनके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि जब ये अपना इस बार का पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लेंगे तो भारत में किसी भी राज्य के सबसे लंबे वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड इनके नाम हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि नवीन पटनायक डेफिनेट है कि वो ये रिकॉर्ड बना देंगे। ये 5वीं बार लगातार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने हैं और जब इनके अब की बार 5 साल का टर्म पूरा होगा तो ये भारत में किसी भी स्टेट के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में पहला सैन्य विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो पहला सैन्य विद्रोह हुआ वो 1857 की क्रांति का नहीं है, ये आप ध्यान रखें। 1857 की क्रांति पहला राष्ट्रीय विद्रोह जरूर है लेकिन वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला सैन्य विद्रोह नहीं है। तो वेल्लोर जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, वहाँ पर सैन्य छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह 1806 में हुआ था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो इसको अच्छे से आप याद रखें कि जो पहला सैन्य विद्रोह है अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत में वो वेल्लोर विद्रोह है, न कि 1857 रिवोल्ट। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अलग अलग एजुकेशनल ग्रुप्स में, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप में आप इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इसका लाभ उठा सकें। और हमारी जो ऑफलाइन कक्षाएं हैं वो जैसे ही गवर्नमेंट परमिट करेगी एकेडमीज़ को ओपन करने के लिए, हमारी ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी तो आप उसको भी ज्वाइन कर पाएंगे। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल का फूल और चपाती दोनों थे, अर्थात इसका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है, ए तथा बी दोनों। तो सॉरी, यहाँ पे आएगा बी तथा सी दोनों, बी तथा सी दोनों यानी कमल का फूल और चपाती, चपाती यानी रोटी। तो कमल का फूल तथा चपाती इन दोनों को 1857 के संग्राम का प्रतीक चिन्ह माना गया था, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के पहले शहीद मंगल पांडे कहाँ तैनात थे? तो मंगल पांडे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे और ये ब्रिटिश आर्मी के अंदर भर्ती हुए थे और इनका जो ड्यूटी थी वो बैरकपुर छावनी में थी। और सबसे पहले इन्होंने ही चर्बी वाले कारतूसों का विरोध किया और अपने 2 सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी, जिसके बाद इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो मंगल पांडे को आधिकारिक तौर पर 1857 की क्रांति का पहला शहीद का दर्जा दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है कि वो बैरकपुर छावनी में तैनात थे जो कि कलकत्ता के समीप है आज के दिन पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी।
तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई, यह आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है 1857 का सिपाही विद्रोह किस लड़ाई के 100 वर्ष के बाद हुआ था? तो 1857 से ठीक 100 वर्ष पहले 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी की लड़ाई हुई थी और इसमें रॉबर्ट जो क्लाइव था उसने अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था और ये प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने जीत हासिल की थी और इसी के कारण जो है भारत में राजनीतिक सत्ता की स्थापना अंग्रेज़ों की आरंभ हुई। प्लासी की लड़ाई के द्वारा उन्होंने बंगाल के ऊपर राजनीतिक तौर पर अधिकार कर लिया, लेकिन उनको बंगाल के दीवानी अधिकार जो हैं वो 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ही प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम पहली बार CDS, NDA, FCAT, HCS प्रीलिम्स इत्यादि के लिए एक स्पेशल बैच बनाएंगे जो बिल्कुल अप टू मार्क होगा इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। ये बैच ऑफलाइन ही होगा और इसको हम इवनिंग के टाइम पर बनाएंगे ताकि जो अभी कॉलेज में जाने वाले छात्र हैं जिनकी इच्छा है कि वो CDS वगैरह या CAPF के थ्रू या FCAT के थ्रू जो है सेना में शामिल हों या पैरामिलिट्री फोर्सेस में शामिल हों या फिर वो HCS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या वो IAS की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए एक बेसिक नॉलेज गेन करना चाहते हैं ताकि वो आगे फर्दर दिल्ली वगैरह में किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी के लिए जाएं तो उनका बेस बिल्कुल क्लियर हो, तो वो उस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से या फेसबुक पेज वगैरह से आपको मिल जाएगा। तो आप लगातार ML एकेडमी के साथ जुड़े रहें। अगर आपको एक अच्छी बेहतरीन तैयारी करनी है तो पहली बार भिवानी में इस तरह का बैच हम लॉन्च करेंगे और जो बिल्कुल आपको जो है सेटिस्फाई करेगा, आपकी तैयारी को काफ़ी बेहतरीन बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था? तो 1857 के विद्रोह का नेता घोषित किया गया था बहादुर शाह जफ़र को। आप इसे बहादुर शाह जफ़र के अलावा बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं। यह अंतिम मुग़ल शासक था और काफ़ी वृद्ध था ये जब 1857 की क्रांति शुरू हुई और इसे मेरठ छावनी से आए सैनिकों ने लाल किले में जाकर अपना नेता घोषित किया था। तो बहादुर शाह जफ़र जो है एक टोकन लीडर था क्योंकि ये काफ़ी वृद्ध हो चुका था और बीमार भी रहता था, तो इसलिए केवल सांकेतिक अध्यक्ष था ये विद्रोह का, ये आप ध्यान रखें। वास्तविक जो नेता था 1857 के विद्रोह का वो जनरल बख्त खां था। तो आपको सवाल की लैंग्वेज एग्ज़ाम में देखनी होगी कि 1857 के विद्रोह में सैन्य नेतृत्व किसने किया, जनरल बख्त खां ने, या वास्तविक नेतृत्व किसके पास था, जनरल बख्त खां के पास। और बहादुर शाह जफ़र वैसे इसका ऑफिशियल लीडर डिक्लेयर किया गया था सैनिकों के द्वारा, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है निम्न में से किस अथवा किन रियासतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था? तो आप ध्यान रखें जींद, पटियाला और नाभा, इन तीनों रियासतों के शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में, इसलिए हम उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। तो बहुत सी ऐसी देसी रियासतें थीं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया या वो 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग ही नहीं लिया, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों का सपोर्ट कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जो देसी रियासतें थीं वो ब्रिटिश क्षेत्रों से अलग थी। तो अंग्रेज़ों ने जिन भारतीय क्षेत्रों पर डायरेक्ट कंट्रोल कर रखा था, सीधे तौर पर उनका शासन था, उन्हें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र कहते थे। और इनके अलावा जिन क्षेत्रों पर सीधे तौर पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण नहीं था, जहाँ पर रजवाड़े शासन करते थे और जिन्हें सहायक संधि इत्यादि के द्वारा अंग्रेज़ों का सपोर्ट मिला हुआ था, उन्हें हम देसी रियासतें यानी प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बिहार के जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो आप ध्यान रखें कुंवर सिंह नाम के एक जमींदार ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह के दो तरह के कारण थे। दीर्घकालिक कारण, जिसमें मुख्यतः लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो नीतियां चलाई गई थी, और दूसरा तात्कालिक कारण, यानी जिसने तुरंत उसको भड़काने का काम किया 1857 के रिवोल्ट को। तो उसमें जो धार्मिक कारण है वो प्रमुख है। सैनिकों के बीच में जो असंतोष फैला, आप सब जानते हैं कि 1857 के विद्रोह को हम सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, सिपोही म्यूटिनी भी कहते हैं। तो सैनिक विद्रोह के रूप में 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, और सैनिकों के बीच में जो आक्रोश फैला था वो चर्बी वाले कारतूसों के कारण फैला था, क्योंकि जो सिपाही थे उनको ये बताया गया कि उनको जो कारतूस दिए जाते हैं, एक नई गन सेना के अंदर शामिल करी गई थी 1856 में, और उस गन के अंदर जो है जो कारतूस प्रयोग में लाया जाता था, उस कारतूस को मुंह से छील कर प्रयोग किया जाता था। और अब सैनिकों में ये अफवाह फैलाई गई कि जो मुस्लिम सैनिक हैं उन्हें सूअर की चर्बी लगे कारतूस, और जो हिंदू सैनिक हैं उन्हें गाय की चर्बी लगे कारतूस प्रयोग के लिए दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा सैनिकों को बड़ी संख्या में विदेशों में तैनात किया जाता था, जिसके लिए उन्हें दूसरे देशों में जाने के लिए जल यात्रा करनी पड़ती थी, और सनातन धर्म के अनुसार जल यात्रा को गलत बताया गया। तो ये भी एक धार्मिक कारण था। तो धार्मिक जो कारण थे वो प्रमुख तात्कालिक कारण थे 1857 की क्रांति के। नेक्स्ट है, जॉन निकोलसन और हडसन ने कहाँ क्रांति का दमन किया था? तो जॉन निकोलसन और हडसन ने दिल्ली में क्रांति का जो है दमन किया था। तो इन दोनों ने दिल्ली के अंदर क्रांति का दमन किया था, हडसन और जॉन निकोलसन ने। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, लियाकत अली ने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया? तो लियाकत अली जो है इसने क्रांति का नेतृत्व किया था इलाहाबाद से। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो लियाकत अली है इसने क्रांति का नेतृत्व जो है वो इलाहाबाद से किया था। इसको आप ध्यान रखें। इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज नाम दे दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद का नाम अब जो है वो प्रयागराज कर दिया गया है। और यहीं पर आपको मालूम है कि 3 नदियों का संगम होता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम जो है वो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने इनमें से किसे लड़ाकू जाति घोषित नहीं किया? तो आप ध्यान रखें कि 1857 की क्रांति में पंजाबियों ने, गोरखाओं ने और पठानों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था क्रांति को दमन करने के लिए, लेकिन बिहारियों ने अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। इसीलिए बिहारियों को जो है अंग्रेज़ों ने लड़ाकू जाति घोषित नहीं किया 1857 की क्रांति के बाद। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के पीछे का मुख्य कारण राज्य हड़प नीति थी। ये किसने शुरू की थी? तो राज्य हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था 1848 में। तो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहा था लॉर्ड डलहौजी, और इसने 1848 में आते ही जो है राज्य हड़प नीति शुरू कर दी थी। इस नीति के अनुसार, इस नीति को वैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इस नीति के अनुसार अगर किसी देसी रियासत के शासक के पास अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद लिए गए पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता, यानी उसके राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा। तो इसी को राज्य हड़प नीति कहते हैं, और ये प्रमुख दीर्घकालिक कारण है 1857 की क्रांति का। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। आप ध्यान रखें, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, और ये 1858 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा, और 1858 से 1862 तक भारत का पहला वायसराय रहा। तो आप सब ये ध्यान करें कि 1858 में 1857 की क्रांति के समाप्त होने के पश्चात
अंग्रेज़ों द्वारा 1858 में एक भारत शासन अधिनियम लाया गया, जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो ये जो बदलाव था, उस समय हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, तो उसी को भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति और आपके कलकत्ता के अंदर और बम्बई के अंदर और मद्रास के अंदर एक एक यूनिवर्सिटी की स्थापना, और इन तीनों शहरों में ही हाई कोर्ट की स्थापना, तो ये सारे कार्य लॉर्ड कैनिंग के समय हुए हैं। और लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी लागू करवाया था। ये भी 1857 की क्रांति के पीछे का एक कारण था। नेक्स्ट है, किस महत्वपूर्ण घटना के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया? यानी भारत में हम कह सकते हैं कि क्राउन का शासन यानी ताज का शासन यानी सीधे तौर पर महारानी के अधीन भारत कब आ गया? तो 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार यानी महारानी के अधीन आ गया। इससे पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। यानी 1857 की क्रांति के बाद भारत से कंपनी जो है वो राजनीतिक तौर पर समाप्त हो गई और उसके स्थान पर सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के अधीन भारत की सत्ता आ गई। और इसी कारण से ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को भारत सचिव का पद दिया गया, जो लंदन में रहकर भारत के शासन पर नज़र रखता था और भारत का वायसराय उस जो है भारत सचिव के प्रति उत्तरदायी था। ये आप याद रखें। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेज़ों ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो 1857 की क्रांति में आप सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी प्रबल थी और अंग्रेज़ ये जानते थे कि अगर इसी प्रकार से भारत में सामाजिक और धार्मिक और जातिगत एकता बनी रही तो भारत की ताकत काफ़ी ज़्यादा होगी और आगे इस प्रकार का अगर विद्रोह होता है तो अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर ही जाना होगा। इसीलिए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को अपना लिया था 1857 की क्रांति के बाद, और इन्होंने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिए जिससे भारत का जातीय और धार्मिक आधार पर बंटवारा हो जाए। और ये हमने देखा 1947 में भारत की आज़ादी के साथ पाकिस्तान का अलग हो जाना इसी पॉलिसी के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मेरठ छावनी से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति को शुरू करने का जो समय रखा गया था वो 31 मई 1857 रखा गया था, लेकिन मेरठ के सैनिकों ने इसको 10 मई 1857 को ही शुरू कर दिया। ये भी इस क्रांति के जो है सफल न होने के पीछे प्रमुख वजह थी, क्योंकि जो पहले से डिसाइडेड टाइम था 31 मई का, अगर उस दिन सभी जगह से ये क्रांति शुरू हो जाती तो अंग्रेज़ों के ऊपर एकदम काफ़ी दबाव होता और ये क्रांति सफल हो सकती थी। लेकिन मेरठ के सैनिकों ने जल्दबाजी दिखाई और 10 मई 1857 को ही विद्रोह की शुरुआत कर दी। तो मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में इसकी शुरुआत अंबाला कैंट से हुई थी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ये आपको बता दिया, 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। और ये जो मेरठ के विद्रोही सैनिक थे ये दिल्ली की तरफ मार्च कर गए और दिल्ली में लाल किले में जाकर बहादुर शाह जफर तत्कालीन मुगल सम्राट को जो है इस क्रांति का लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट है, 1857 के संग्राम के पश्चात बहादुर शाह जफर को अंग्रेज़ों ने कहाँ निर्वासित कर दिया था? देखो, निर्वासित करने का मतलब होता है जब आपको धक्के से आपके देश से निकाल दिया जाए तो उसे आप निर्वासित करना कहेंगे। तो बहादुर शाह जफर को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और उसे जो है रंगून निर्वासित कर दिया गया। तो रंगून जो है यहाँ उसको भेज दिया गया। रंगून जो है ये म्यांमार के अंदर है और पहले ये म्यांमार की राजधानी भी था, लेकिन अब म्यांमार की राजधानी ने पई है। ने पई, ये आप ध्यान रखें। और 1862 में रंगून के अंदर ही बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई और रंगून में ही बहादुर शाह जफर का मकबरा भी है।
ये आप ध्यान रखेंगे। और इसे हडसन ने गिरफ्तार किया था, ऐसा भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था, तो हडसन ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया था। तो 1857 की क्रांति आपकी अभी बताया गया कि मई 1857 में शुरू हुई थी और सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दोबारा से अधिकार कर लिया था दिल्ली पर। तो दिल्ली पहला शहर था जिसे इस क्रांति के दौरान दोबारा से सबसे पहले कब्जे में ले लिया था अंग्रेज़ों ने। तो ये निकोलसन और हडसन के नेतृत्व में ऐसा अंग्रेज़ों ने किया था, दिल्ली को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट है वह बंदूक जिसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग होता था। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1856 में जो ब्रिटिश सेना थी भारत में, उसमें एक बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था जिसका नाम था ब्राउन बेस। उसको बदला गया था एनफील्ड राइफल से। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा एनफील्ड। तो एनफील्ड वो राइफल थी जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था और चर्बी वाले कारतूस ही तात्कालिक कारण थे 1857 की क्रांति के, और जो कि एक धार्मिक कारण था, ये मैंने अभी आपको बताया था, ये आप ध्यान रखें। तो इस जो एनफील्ड राइफल है इसको 1856 के अंदर लाया गया था सेना के अंदर। नेक्स्ट है निम्न में से किस या किन चित्रकार या चित्रकारों ने 1857 की क्रांति की घटनाओं का गलत चित्रण किया था। देखो, जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटेन के अंदर ऐसी बातें होने लगी कि जो कंपनी के लोग हैं वो भारत में अत्याचार करते हैं। तो इसी का दूसरा पहलू दर्शाने के लिए, इसी को अपोजिट रूप से दिखाने के लिए कंपनी ने कई चित्रकारों को मार्मिक चित्र बनाने के लिए कहा जिसमें भारतीय लोगों द्वारा अंग्रेज़ों पर अत्याचार किया जा रहा है, इस प्रकार का चित्रण किया गया और ब्रिटेन के अंदर एक सिंपैथी लेने का प्रयास हुआ ताकि कंपनी का शासन बना रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में किए गए अत्याचारों के कारण ही 1858 का भारत शासन अधिनियम लाकर भारत का जो शासन है वो अपने हाथों में लिया गया था। तो ये तीनों ही ऐसे चित्रकार थे जिनका इतिहास में इस बात के लिए नाम है कि इन्होंने गलत चित्रण किया, 1857 की क्रांति को अपोजिट करके ब्रिटेन के लोगों को दिखाया चित्र बना बनाकर कि किस प्रकार से भारतीय लोग जो है वो इस क्रांति के दौरान बर्बरता कर रहे हैं अंग्रेज़ों पर, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंग्रेज़ों ने पूर्ण बर्बरता करी थी भारतीय लोगों पर इस क्रांति के दौरान। नेक्स्ट है रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था। तो रामचंद्र पांडुरंग जो है ये तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। तो तात्या टोपे जो हैं ये कानपुर में और ग्वालियर में, झांसी में, इन जगहों पर सक्रिय रहे थे 1857 की क्रांति में। प्रमुख तौर पर ये कानपुर से रहे थे क्योंकि कानपुर के जो नाना साहेब थे उनके ये जनरल थे, मिलिट्री जनरल थे तात्या टोपे। तो हम कह सकते हैं कि कानपुर से वास्तविक नेतृत्व जो किया था वो तात्या टोपे ने किया था, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। जो नाना साहेब हैं जो इनका वास्तविक जो नाम था वो धोंदू पंत था, धोंदू पंत, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है व्यपगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत हड़पा गया जो पहला राज्य था वो महाराष्ट्र का सतारा था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प की नीति मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी देसी रियासत के शासक के पास अपना खुद का उत्तराधिकारी नहीं है तो वो गोद लिए गए पुत्र यानी दत्तक पुत्र को अपना शासन नहीं सौंप सकता, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता की थी। तो 1857 के संग्राम में आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके ग्वालियर के सिंधिया हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा मदद की थी अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ों की सर्वाधिक जो मदद करी थी वो ग्वालियर के सिंधिया ने करी थी, ये आप ध्यान रखें। और बाकी ये सारे ही जो दिए गए इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी, इन सब ने भी अंग्रेज़ों की सहायता करी थी। लेकिन जो ग्वालियर के सिंधिया हैं इन्हीं के कारण जो है रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी ग्वालियर में।
और तात्या टोपे को भी फांसी दी गई थी इन्हीं के कारण। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार के लोग थे, जो है अंग्रेज़ों की सहायता करने वाले लोग थे, स्वार्थी किस्म के लोग थे, जो आज भी जो है राजनीति के अंदर सक्रिय हैं। आगे देखें, असम से 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो असम से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था दीवान मनीराम दत्त ने। तो असम जिसे पहले कामरूप भी कहते थे, ये आप ध्यान रखें, यहाँ से दीवान मनीराम दत्त ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और आपको लग रहा है कि इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कई बार कहते हैं कि सर आप बहुत लंबे वक्त के बाद वीडियो बनाते हैं, तो उसका कारण यही है कि किसी भी काम को करने के लिए जो मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, वो तभी मोटिवेट होता है व्यक्ति जब उसके काम को सराहा जाए। तो मुझे पता है कि मैं पूरा जोर कंटेंट पर देता हूँ, लेकिन उस अनुरूप मुझे रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिलता है यूट्यूब पर। तो आगे चलें। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो आप ध्यान रखें, 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया थी, आप ध्यान रखें 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन की महारानी थी, इंग्लैंड की महारानी थी, वो महारानी विक्टोरिया थी। और 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग जो उस समय का वायसराय था, उसने इलाहाबाद दरबार लगाकर महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया था। यह आप ध्यान रखें, 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन जो है, इन्हें आज़ादी के बाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार बनाया गया था, और इन्होंने 1857 की क्रांति के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है 1857। तो सिर्फ इतना ही नाम है उस पुस्तक का, 1857, जो एस.एन. सेन ने लिखी है। इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के कारणों में से एक सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखें, भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने सहायक संधि को जो है वास्तविक रूप प्रदान किया। तो 1857 की क्रांति के कारणों में राज्य हड़प नीति के अलावा सहायक संधि का भी योगदान है। तो सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के साथ साइन करी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सहायक संधि में क्या होता था कि जो मिलिट्री पावर्स थी वो एक देशी रियासत की अंग्रेज़ों के पास रहेंगी, और जो प्रशासनिक शक्तियां हैं वो उसी राजा के पास रहेंगी जो उस देशी रियासत का शासक है। लेकिन अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे इस संधि का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और रियासतों के राजाओं को पंगु बना दिया, और प्रशासन भी वही चलाने लगे, जिससे देशी रियासतों के शासकों में काफ़ी जो है वो नाराज़गी थी, जो 1857 की क्रांति में उभर कर सामने आई है। नेक्स्ट है, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेज़ों ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया था? अवध यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश को आप कह सकते हैं। तो वहाँ पर एक रेजिडेंट था आउटरम नाम का। आप ये ध्यान रखें, जिस भी देशी रियासत को सहायक संधि के तहत लाया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, उसके बाद वहाँ पर अंग्रेज़ एक सबसे सीनियर अधिकारी की नियुक्ति करते थे जिसे रेजिडेंट कहते थे। तो आउटरम नाम का एक रेजिडेंट नियुक्त किया गया था अवध के अंदर, और उसको ये पहले से ही कहा गया था कि वो ये रिपोर्ट बनाकर अंग्रेज़ों के पास भेजे कि जो अवध का शासन है वो अच्छे से नहीं चलाया जा रहा, वहाँ की जनता अवध के शासकों से नाराज़ है। और जिसके बाद अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्ज़े में ले लिया। देखो, अंग्रेज़ों का एक ही उद्देश्य था कि किसी ना किसी तरह से पूरे भारत को अपने कब्ज़े में लें वो, और इसी के लिए डलहौजी ने राज्य हड़प नीति शुरू करी थी। लेकिन जो अवध राज्य था उसके शासक के पास अपना उत्तराधिकारी था, यानी वो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत नहीं आ रहा था। इसीलिए उसको हड़पने के लिए दूसरा
पैतरा आजमाया गया, जिसमें वहाँ के जो रेजिडेंट था आउटरम, उसको कहा गया कि वो इस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करे कि अवध में जनता राजा से खुश नहीं है। तो इसीलिए उस अवध के ऊपर जो है कुशासन का आरोप लगाकर उसे कब्जा लिया गया था। आउटरम से पहले वहाँ का रेजिडेंट स्लीमन था। स्लीमन ने ये काम करने से मना कर दिया, तो स्लीमन को हटाकर आउटरम को वहाँ पर जो है रेजिडेंट बनाया गया। और जैसे ही अवध को कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया, उसके बाद हेनरी लॉरेंस को वहाँ का रेजिडेंट नियुक्त कर दिया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। नेक्स्ट है, किसने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था? देखो, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में, अपनी संसद के अंदर 1857 की क्रांति के ऊपर विस्तृत चर्चा करवाई। और इसी चर्चा के दौरान जो वहाँ के सांसद थे वो अलग अलग तौर पर 1857 की क्रांति का विश्लेषण कर रहे थे। इसी में एक व्यक्ति था L.R. रीज। इसने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो ये लोग किसी ना किसी तरीके से ये प्रमाणित करना चाह रहे थे कि 1857 की क्रांति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार के फलस्वरूप शुरू नहीं हुई, वो एक धार्मिक कारण से शुरू हुई थी और वो लोग केवल ईसाइयों का विरोध कर रहे थे। तो ये बड़े चालबाज किस्म के लोग थे और इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी ओछी बातें भारत के संबंध में कही थी जो है। इसके बाद है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो है वी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी है। तो विनायक दामोदर सावरकर जिन्होंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत बनाया, जो पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल जिसे काला पानी कहते हैं वहाँ पर बंद रहे जेल में, उन्होंने सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास भी लिखा। तो उन्होंने ही द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नाम की पुस्तक 1857 की क्रांति के संबंध में लिखी थी। इसके बाद है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर 1857 की क्रांति के ऊपर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। तो उसी चर्चा के दौरान बहुत से सांसद इस क्रांति को गलत तरीके से व्याख्या कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि इस क्रांति में केवल सैनिक ही शामिल थे, इसमें जनता शामिल नहीं थी। तब वहाँ पर एक सांसद थे बेंजामिन डिज़रेली, जिन्होंने इस बात का खंडन किया और ये कहा कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था, इसमें जनता भी शामिल थी, इसमें लगभग सभी वर्ग शामिल थे जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से दुखी थे। और मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये है R.C. मजूमदार। तो ये जो R.C. मजूमदार है, इसने एक किताब लिखी थी द सिपोई म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस व्यक्ति ने इस विद्रोह को जो है ये कहा था कि ये विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये एक बहुत ही घटिया किस्म का व्यक्ति था R.C. मजूमदार। और इसने 1857 की क्रांति को भारतीय होने के बावजूद, क्योंकि अंग्रेज़ों का पिट्ठू था ये, और इसने भारतीय होने के बावजूद इस क्रांति के बारे में काफ़ी ओछी बातें कही थी। तो इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रख लें। R.C. मजूमदार, इसके बारे में भी सवाल एक आध बार आ जाता है। इसके बाद है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो ध्यान रखें, पार्मस्टेन जो है ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। विंस्टन चर्चिल की बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। क्लीमेंट एटली की बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता यानी 1947 के अंदर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अब बोरिस जॉनसन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। इसके बाद है 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि ने भी देखा था? तो मिर्ज़ा गालिब वो उर्दू कवि थे जिन्होंने अपनी आंखों से 1857 की क्रांति को देखा था। इसके बाद है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो 1857 का विद्रोह मुख्य तौर पर एक सिपाही विद्रोह था, जिसके समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि
जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने विद्रोह किया है, तो इसलिए इनकी संख्या को कम करना होगा और भी बहुत से बदलाव सेना के अंदर करने होंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार का विद्रोह सैनिकों के द्वारा न किया जाए। तो इसके लिए एक आयोग जिसका नाम है पील आयोग, ये गठित किया गया और इस आयोग ने काफ़ी सिफारिशें करी 1857 की क्रांति के पश्चात। और धीरे धीरे जिनके कारण भारतीयों की संख्या अंग्रेज़ों की सेना में सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक धीरे धीरे कम करते जाने लगे। और 1914 जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ तब तक भारतीय सैनिकों को सूबेदार से ऊपर की प्रमोशन भी नहीं दी गई। तो इस तरह के कदम जो इस विद्रोह के बाद उठाए गए वो इसी पील आयोग की सिफारिश पर उठाए गए, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम में भाग लेने वाले सैनिकों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से सबसे ज़्यादा सैनिकों ने इस क्रांति के अंदर भाग लिया था। अवध यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, जिनका वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, यह आप ध्यान रखें। वाराणसी यानी काशी में इनका जन्म हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। और इनकी जो मृत्यु है वो ग्वालियर में हुई है, ना कि झांसी में, ये आप ध्यान रखें। और अभी अभी झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। झांसी उत्तर प्रदेश में है, न कि मध्य प्रदेश में। अगर आप मैप पर झांसी को देखेंगे तो वो काफ़ी हद तक अंदर आया हुआ है मध्य प्रदेश के वो क्षेत्र यूपी का, लेकिन वो यूपी का ही क्षेत्र है, ये आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति के दौरान किसे आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि उस समय भारत में गवर्नर जनरल के पद पर तैनात था, उसने इलाहाबाद को कंपनी का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, यह आप ध्यान रखें। इलाहाबाद दरबार का आयोजन किसने किया? ये भी एग्जाम में काफ़ी आता है। तो लॉर्ड कैनिंग ने किया, जहां पर 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी डिक्लेयर किया गया। अब थोड़ा सा हम बिना क्वेश्चंस के ये देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे 1857 की क्रांति के, और वहाँ से विद्रोह के नेता कौन थे, और ब्रिटेन की तरफ से किन्होंने वहाँ दमन किया क्रांति का। दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह जफर, आप सब जानते हैं कि ये नाम मात्र के नेता थे। बख्त खां, जनरल बख्त खां वास्तविक नेता थे दिल्ली के, और यहाँ पर क्रांति का दमन किया जॉन निकोलसन और हडसन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, और यहाँ क्रांति का दमन किया हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने। कानपुर से नाना साहेब एक मुखोटा थे एक प्रकार से, लेकिन जो वास्तविक नेतृत्व किया वो तात्या टोपे ने, जिन्हें बाद में फांसी दी गई। नाना साहेब नेपाल की तरफ भाग गया था। और जो है ये आप ध्यान रखें, बाजीराव सेकंड जो अंतिम पेशवा था उसका दत्तक पुत्र था नाना साहेब, जिसे धोंदू पंत भी कहते हैं। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग। यहाँ पर क्रांति को विफल किया कैंपबेल ने। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया, और जनरल हीरोज ने यहाँ पर क्रांति का दमन किया। जनरल हीरोज ने ही रानी लक्ष्मीबाई को मारा, और जनरल हीरोज ने ही कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में शामिल अकेली ऐसी व्यक्ति थी जो मर्दों की तरह लड़ी। जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने। इसके अलावा यहाँ से क्रांति को दबाया मेजर विलियम टेलर और वेसेंट आयर ने। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने नेतृत्व किया, और कैंपबेल ने यहाँ पर इसको जो है दबाया। फैज़ाबाद को अब अयोध्या कर दिया गया है नाम इसका, ये भी आप ध्यान रखें। इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली ने नेतृत्व किया, और कर्नल नील ने यहाँ पर क्रांति को दबाया। बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया, और कैंपबेल ने यहाँ से क्रांति को दबाया। तो ये है आपका 1857 की क्रांति के संबंध में पूरा टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है मेरा, और आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार से और टॉपिक भी तैयार करूं, तो आप उसके संबंध में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप कमेंट में ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँ जिसका आपको विस्तृत जवाब लिखना होगा, सवाल ये है कि 1857 की क्रांति के समय एक सती चोरा की घटना थी, सती चोरा घाट की घटना,
वो घटना क्या थी, तो उसके बारे में जानकारी जुटाकर आप विस्तृत तौर पर यहाँ पर उत्तर लिखें और कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए सरकार परमिट करेगी, उसके बाद हम ऑफलाइन बैच भी अनाउंस करेंगे जिनका आपको भरपूर लाभ होगा। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं जनरल नॉलेज के अंदर, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।